जय हिंद दोस्तों। करंट जीके के सीरीज में ये वीकली करंट अफेयर है जिसमें 1 से 7 मई तक का करंट अफेयर जो साप्ताहिक करंट अफेयर हम कहते हैं उसमें 25 क्वेश्चन का डिस्कशन है। ठीक है, और ये पहले सप्ताह का है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन और पहली बार हम राष्ट्रीय प्रश्नों को हम देखते हैं। ठीक है, इसको अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लद्दाख में उपराज्यपाल ने 5 नए जिलों का गठन को मंजूरी दी। अब यहाँ कुल कितने जिले हो गए हैं? तो देखिए, लद्दाख में पहले 2 जिले थे, लेह और कारगिल, और 5 नए जिलों की मंजूरी मिल गई है। तो अब कितने जिले हो जाएंगे? तो यह ऑप्शन हो जाएगा क्या? सही ऑप्शन 7। अब नए जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए, लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है ना। पहले 2 थी, लेह और कारगिल, और 5 नए जिले को नया जिले बनाया गया है, नुब्रा, साम, चांगथांग, जास्कर और द्रास। ठीक है, अब बात करें कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश तोड़ा गया था, अलग किया गया था 5 अगस्त 2019 को, और अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो अब कितने जिले हो जाएंगे? 7। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि विपक्ष ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त पद हटाने के प्रस्ताव को नोटिस फिर से राज्यसभा में पेश किया है? ठीक है, तो देखिए, ज्ञानेश कुमार को हटाने का जो किया है उसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो अनुच्छेद कितना है? 24, 324, 327, अनुच्छेद 324 को। कौन सा ऑप्शन समझेगा? अनुच्छेद 324। अब इसमें क्या कह रहा है इसके बारे में जानिए। देखिए, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसमें भाग 324, अनुच्छेद 324 का 5वां पैराग्राफ है। इसमें इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। ठीक है, और ये उसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। ठीक है, और ये इतिहास का पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए औपचारिक नोटिस दिया गया है। ठीक है, विपक्ष का आरोप क्या है कि उन्होंने उसके खिलाफ कामकाज में पक्षपातपूर्ण और भेदभाव रवैया अपनाया। मुख्य चुनाव आयुक्त का काम क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी करना और चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना। ठीक है ना। तो ये काम होता है मुख्य चुनाव आयुक्त का, और किसके अंतर्गत? 324 अनुच्छेद के अंतर्गत उनपे राज्यसभा में उनके खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होता है। संसद में पहले प्रस्ताव लाना होता है, दोनों सदनों में विशेष बहुमत से यह पारित होनी चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उनके पद से हटाया जाता है। और संसद में पेश होने के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का समर्थन होना चाहिए उनके विरुद्ध किसी भी कार्रवाई के लिए। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 324 आर्टिकल के अंतर्गत पेश किया जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, गुजरात का कौन सा डिपो भारत का पहला जल तटस्थ वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बन गया है? ठीक है ना। तो देखिए, भारत का कौन सा है? ये है गुजरात का काकरिया कोचांग डिपो। ठीक है ना, क्या नाम है? काकरिया कोचिंग डिपो। ठीक है ना, कोचिंग डिपो। अब यहाँ पर देखिए, ये कहाँ है? ये अहमदाबाद में स्थित काकरिया के कोचिंग डिपो देश का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया। ठीक है ना, इसमें फाइटोरेमो रेडिएशन और यूवी फिल्टर जैसे आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, और कम से कम प्रतिदिन 1.6 लाख लीटर अपशिष्ट जल को शुद्ध कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या होगी? जल पर निर्भरता कम होगी। तो कौन सा? अहमदाबाद स्थित काकरिया कोचिंग डिपो। अगला क्वेश्चन है, 7 वर्षीय तैराक ईशान ने भारत और किस देश के बीच पाक स्ट्रेट को पार कर बहुत ही कम उम्र में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो देखिए, ये जो पाक जल स्टेट किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। इसके बीच धनुष कोटी,
पाक जल डमरू मध्य, ये दो आपका है राम सेतु, ये दोनों ये सब आपका भारत और श्रीलंका के बीच है। यह झारखंड का 7 वर्षीय तैराक ईशान ने 29 किलोमीटर की लंबी पाक जल डमरू मध्य को 9 घंटा 50 मिनट में तैरकर पूरा कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है ना। यह श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोटी तक रास्ता तय किया है। कब तय किया है? 30 अप्रैल 2026 को। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 5वां। किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने अप्रैल 2026 में ओपेक और ओपेक प्लस दोनों संगठनों से अलग होने की घोषणा की है? ठीक है ना। तो ओपेक मतलब तेल उत्पादन कंपनी है, दोनों से अलग होने की जो घोषणा की है उनका नाम क्या है? उस देश का नाम संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ देखिए ओपेक क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, मतलब पेट्रोलियम निर्यात करने का एक संगठन है। स्थापना 1960 में कहाँ हुई थी? बगदाद में। सदस्य देश कौन? सऊदी अरब और इराक, कुवैत और ईरान है, ये आपका सदस्य देश है। ठीक है ना। अब ओपेक प्लस क्या है कि मतलब ओपेक प्लस उन देशों का गठबंधन है जो ओपेक के सदस्य तो नहीं है लेकिन तेल उत्पादन और निर्यात में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओपेक जो तेल निर्यात पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है और जो इसमें नहीं है वो ओपेक प्लस का संगठन के सदस्य है। ठीक है ना। इसमें रूस, कजाकिस्तान, मैक्सिको और ओमान जैसे देश शामिल है। ठीक है। तो कौन है? संयुक्त अरब अमीरात ओपेक प्लस से अलग हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। किस देश ने भारत को 14 मिलियन डॉलर मूल्य के 657 प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियां भारत को लौटाई है? ठीक है ना। किस देश ने? तो भारत को लौटाने वाला है उस देश का नाम क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहां पर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय ने तस्करी की जांच के बाद इन कलाकृति को रिटर्न किया है। ठीक है। कितने हैं? 657 प्राचीन वस्तुएं, वो भी 3 चरण में भारत को सौंपा जाएगा। पहला चरण 612 वस्तुएं 2024 में और 26 वस्तुएं 2025 में लौटाई थी। अब 657 जो चोरी की गई है भारत के मंदिरों से और अलग अलग जगहों से, उसको वो रिटर्न करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। इनमें से किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कानून पारित कर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया? देखिए आजकल बहुत सारे देश सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा देश है? तुर्की। कौन सा देश है? तुर्की देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है ना। अब देखिए ये 23 अप्रैल 2026 को पारित किया है। ठीक है ना। ये क्यों किया गया कि 2026 में तुर्की के कहरामान मारस एक स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई जिसमें 9 छात्र और 1 शिक्षक की मृत्यु हो गई और जो अंजाम देने वाला था वो 14 वर्ष का बच्चा था। ठीक है ना। इसी के लिए इसी घटना के बाद तुर्की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, यूके सहित अन्य देश बच्चों के सोशल मीडिया के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा चुका है। तुर्की की बात करें तो राजधानी क्या है? अंकारा और मुद्रा क्या है? तुर्की लीरा और भाषा तुर्किक है। ठीक है ना। तो राजधानी अंकारा, ये भी सब पूछता है आपका राजधानी का नाम। चलिए क्वेश्चन है 8। किस पश्चिमी एशियाई देश को परमाणु अप्रसार संधि के 34 उपाध्यक्षों में से एक चुना गया? तो किससे चुना गया? ये चुना गया किसको? इराक को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना। इराक को चुना गया, ईरान को, सॉरी, हाँ ईरान को चुना गया है। ठीक है ना। किसको चुना गया है? ईरान को। अब ईरान को देखिए, ईरान को अप्रैल 2026 में न्यूयॉर्क में शुरू हुए 11वें परमाणु अप्रसार संधि के समीक्षा सम्मेलन में ईरान को उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है। किसको? ईरान को। अब एनपीएस क्या? देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968 में हस्तांतरित हुई थी और 70 में लागू हुआ था। लगभग कितने देश है?
191 देश है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, ठीक है, और निशस्त्रीकरण को आगे बढ़ावा देना। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, और भारत के साथ साथ भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी सूडान, ये चार जो है, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और दक्षिणी सूडान, इस पर साइन नहीं किया गया है, ठीक है ना। 195 देश इसका हिस्सा है, लेकिन 191 देश इस पर साइन कर चुके हैं। नॉर्थ कोरिया ने 2030 में बाहर निकल गया और बाद में परमाणु प्रसार संधि पर सिग्नेचर भी नहीं किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के छतरपुर और पन्ना जिले में केन बेतवा लिंक परियोजना के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया जा रहा है? तो देखिए, ये जो है केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कौन सा आंदोलन है? ये है चिता आंदोलन। इसका नाम है क्या? चिता आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। कौन सा आंदोलन है? चिता आंदोलन। देखिए, चिता आंदोलन जो है छतरपुर पन्ना के स्थानीय आदिवासी और किसान केन बेतवा लिंक परियोजना का विरोध चिता आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है ना। और यह एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन है जो अर्थी पर लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका विरोध की संभावना क्या है कि ये विस्थापन जो किए हैं, पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला है, पेड़ों की कटाई ज्यादा हुई है, पर्यावरण को नुकसान हुआ है, इसके विरोध में चिता आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का नाम बताइए जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बना है उसका नाम क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे। क्या नाम है? गंगा एक्सप्रेसवे। बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बना है। लंबाई कितना है? 594 किलोमीटर, जो 11-12 घंटा की दूरी 6 घंटा में तय हुई पूरी। लागत 37,350 करोड़ है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की लैंडिंग के लिए भी शाहजहांपुर के जलालाबाद के पास 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, ठीक है ना। और यह देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप है, मतलब कि आपातकाल में यहाँ पर फाइटर जेट प्लेन को उतारा जा सकता है, ठीक है ना। और ये भी जान लीजिए, यूपी देश का पहला राज्य है जहां 3 एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप मतलब कि फाइटर जेट को उतारा जा सकता है। पहला है लखनऊ एक्सप्रेसवे, दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और तीसरा है गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है ना। 3 एक्सप्रेसवे है एक ही राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय सेना बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति की मेजबानी करेगी। इसमें कितने देशों के सैन्य प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे? तो देखिए, ये जो प्रगति अभ्यास कर रही है उसमें लगभग 11 देशों के प्रतिनिधि मंडल भाग लेने वाले, ठीक है। 11 देशों के, अगर हम भारत को भी मिला ले तो 12 हो जाएंगे। प्रगति का पूरा नाम क्या है पूछता है? पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन ओशन रीजन, मतलब हिंद महासागर क्षेत्र में विकास और परिवर्तन के लिए क्षेत्रीय सेनाओं का साझेदारी, ये प्रगति का फुल फॉर्म है। और ये अभ्यास 18 से 31 मई 2026 को होगी, ठीक है ना। प्रगति अभ्यास कितने देश है? भारत सहित 12 देश इसमें सम्मिलित होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है INSLN डाइव एक्स 2026 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुए हैं, ठीक है ना। तो ये किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच ये एक गोताखोर अभ्यास है, ठीक है ना, जो 21 से 27 अप्रैल 2026 तक कोलंबो में श्रीलंका में हुआ, और ये चौथा संस्करण है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 13 कि सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 2026 में जारी हुआ है, भारत वैश्विक सैन्य व्यय मिलिट्री एक्सपेंस में किस स्थान पर है? मतलब रक्षा क्षेत्र में भारत कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। आप देख सकते हैं 5वां स्थान भारत का है, ठीक है ना। पहला स्थान यूके यूनाइटेड स्टेट का, चाइना, रसिया, जर्मनी और फिर भारत का 5वां स्थान आ रहा है। छठे पर यूनाइटेड किंगडम है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च भारत विश्व का बना है। 2025 में भी ये 5वां स्थान पर था और जो अपने सैन्य खर्च में 8.9% की वृद्धि किया गया। ठीक है। यह जो ताजा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। अगर हम बात करें बाकी देशों का तो पाकिस्तान का इसमें स्थान कितना पर? 31वें नंबर पर। ठीक है ना। अगर हम सिपरी की बात करें तो सिपरी एक ऐसी संस्था है जो यह देखता है कि दुनिया के देश अपनी सीमा पर कितना खर्च कर रहे हैं और ये शांति के लिए क्या मायने रखते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में। याद रखिएगा सिपरी का काम क्या है? हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में। ठीक है ना। भारत का स्थान 5वां है, पाकिस्तान का 31वां। अब चलिए अवार्ड की अगर बात कर रहे हैं तो किन 2 भारतीय संरक्षणवादियों को व्हिटली पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ठीक है ना। तो ये सम्मानित करने वाले का नाम क्या है जिनको सम्मानित किया गया? बरखा सुब्बा, परवीन शेख। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। बी और सी दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बरखा सुब्बा, परवीन शेख को इसको ग्रीन पुरस्कार के नाम से, ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और इसे ब्रिटेन के चैरिटी संस्थान व्हिटली फंडर फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। परवीन शेख की बात करें तो वह महाराष्ट्र निवासी है। ठीक है ना। और वह लुप्तप्राय एक पक्षी है, स्कीमर, भारतीय स्कीमर के संरक्षण के लिए दिया रहा है। और बरखा सुब्बा है वो दार्जिलिंग में स्थित फेडरेशन ऑफ सोसाइटी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के वैज्ञानिक सलाहकार है। ठीक है ना। और इनको हिमालयी सैलामेंडर के संरक्षण के लिए दिया था। ये भारतीय स्कीमर और हिमालयी सैलामेंडर के लिए दिया गया है बरखा सुब्बा को और परवीन शेख को। 2 को व्हिटलर पुरस्कार दिया गया। इसको हम ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, किस भारतीय वनस्पति विज्ञान रिसर्चर को WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? ठीक है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एल अलीम यूसुफ। क्या नाम है? एन अलीम यूसुफ। ये एन अलीम यूसुफ जो केरल के कोझिकोड के ओलावन्ना स्थित मालाबार बॉटनिकल गार्डन इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट साइंसेस के शोध करता है। ठीक है ना। उनको यह पुरस्कार एआई आधारित मोबाइल एप्लीकेशन ऐप बनाने के लिए दिया गया है जिससे कि वो 100 से अधिक लुप्तप्राय पौधों की पहचान कर सके। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट, मतलब नियुक्ति से हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो HAL के नए प्रबंध निदेशक बने हैं, उनका नाम है रवि के। उनका नाम क्या है? रवि के। उनका नाम क्या है? रवि के। ठीक है। अब इनके बारे में जान लीजिए। रवि के जो उनका नाम है 1 मई 2026 से चार्ज लेंगे और वे DK सुनील की जगह लेंगे। ठीक है ना। अगर HAL की बात करें तो ये भारतीय स्वामित्व वाली एरोस्पेस रक्षा उद्योग कंपनी है जिसकी स्थापना श्री वालचंद हीरानंद ने 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के रूप में किया था। कौन संस्थापक है? श्री वालचंद हीराचंद ने। ठीक है ना। चलिए अगर मृत्यु की अगर बात करें तो ओलंपिक मेडल जीतने वाले टीम के सदस्य गुरबख्श सिंह का निधन 24 अप्रैल 2026 में हो गया। वो किस खेल से जुड़े हुए थे? तो देखिए गुरबख्श सिंह जो थे वो किससे जुड़े थे? हॉकी से जुड़े थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, हॉकी से जुड़े थे। ठीक है। अब देखिए 84 वर्ष के गुरबख्श सिंह जो है वो पंजाब के जीरकपुर में इनकी मृत्यु हो गई। वो 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, उनके सदस्य थे। ठीक है ना। और वे अपने भाई बलवीर सिंह ग्रेवाल के साथ जीते थे। ठीक है ना। ये बहुत कम मौका मिलता है जब 2 भाई एक ही ओलंपिक में मेडल भी जीते और उसके हिस्सा भी रहे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को मिली है? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027। तो देखिए इसकी मेजबानी जो मिली है वो किसको मिली है? ताशकंद को। किसको मिली है? ताशकंद को मिली है। देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स की जो घोषणा की गई थी वो ताशकंद को 2027 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है। इसका आयोजन जून 2027 में किया जाएगा। ठीक है ना।
और ये पहली बार है जब मध्य एशिया में इस प्रतिष्ठित इवेंट का मेजबानी की जाएगी। ठीक है, तो कहा ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? देखिए, भारत की पहली जो क्रिकेट अंपायर बनी है उनका नाम क्या है? रीतिका श्री। क्या नाम है? रीतिका श्री। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर है। इनकी हम बात करें तो एक ट्रांसजेंडर क्या है? एक महिला है। ठीक है ना, और ये किस राज्य से है? तमिलनाडु की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर बनी है। ठीक है ना, अगर ट्रांसजेंडर की बात करें 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी रूप से तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है स्पेस से कि भारत के पहले प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट का नाम बताएं जिसे 27 अप्रैल 2026 को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर तक लॉन्चिंग के लिए भेजा गया। तो देखिए, इसको भेजा गया है और उसका नाम है, भारत के महान वैज्ञानिक के नाम पर इनका नाम है विक्रम साराभाई, उनके नाम पर विक्रम एक लिखा गया। ठीक है ना, अब इसी में सब कुछ आपको दिया गया है कि ये डिजाइन किसके क्या किया गया था? स्काई रूट एरोस्पेस एक कंपनी है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है ना, ये 300 ग्राम तक पेलोड को सैटेलाइट में भेज सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं। विक्रम 1 स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विकसित भारत का पहला निजी तौर पर से विकसित रॉकेट है। ठीक है ना, इसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेड्डी ने हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस से इसको हरी झंडी दिखाई। ठीक है ना, और ये भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट है। ठीक है ना, अगर स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो इनके सीईओ का नाम क्या है? पवन कुमार चंदना। क्या नाम है? पवन कुमार चंदना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर घोटालों से निपटने के लिए सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए एआई आधारित चैटबॉट का क्या नाम है? तो देखिए, सीबीआई जिन्होंने लॉन्च किया उसका नाम क्या है? अभय, ABHAY, अभय। देखिए, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के द्वारा अभय नामक एक एआई चैट बॉक्स लॉन्च किया गया और किसके द्वारा? सीजेआई सूर्यकांत के द्वारा। ठीक है ना, इसका मुख्य काम क्या है? ये फर्जी नोटिस सत्ता को जांचने और संदिग्ध कॉल को पुष्टि कर डिजिटल अरेस्ट जैसे धोखाधड़ी को के जोखिम को सुरक्षित रखने में मदद करता है, मतलब डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए समझौता हुआ, इसके तहत 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करके कितना करने का लक्ष्य रखा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कितना लक्ष्य रखा गया? 5 अरब अमेरिकी डॉलर। क्या है? कितना रखा है? 5 अरब अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना दिया हुआ? 157। कितना दिया हुआ? 157, और ये सबसे खराब रैंकिंग है क्योंकि भारत के 180 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? 157 है। ठीक है, 2025 में 151 था। ठीक है, अगर पड़ोसी देश की बात करें तो नेपाल अच्छी स्थिति में 87, श्रीलंका 134, भूटान 150, बाकी सब अच्छी स्थिति में है। देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये क्या सालाना रैंकिंग देता है? गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2002 से जारी करता है। ठीक है ना, क्या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, और भारत का स्थान कितना? 157, और पहला स्थान किसका है? नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, चौथा भारत अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? देखिए, चौथा भारतीय अफ्रीकी फोरम शिखर सम्मेलन जो काफी दिन बाद हुआ है, उसका जो थीम था उसका नाम है आई ए स्पिरिट, नवाचार, लचीलापन, समावेशी परिवर्तन के लिए भारत अफ्रीकी रणनीतिक साझेदारी। ठीक है ना, अब चलते हैं कि ये हुआ कब था। देखिए, ये भारत अफ्रीकी फोरम जो 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। उसका थीम क्या है? इंडियन अफ्रीकन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रिसिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना,
इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2008 से हुई थी। अगर अफ्रीकी संघ की बात करें तो इसमें कितने देशों के प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं? 55 देशों के प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। भारत में पहली बार 2008 में हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ चलो क्वेश्चन नंबर 25 से महत्वपूर्ण है कि किस देश ने दरियाई घोड़ों को कोकिन हिप्पो का नाम देते हुए जैव विविधता के लिए खतरा बताकर 80 को मारने की घोषणा फैसला की है, ठीक है ना। मतलब कि 80 ये दरियाई घोड़ा को मारने का फैसला किया। ये किस देश के द्वारा किया गया? तो किस देश के द्वारा? कोलंबिया देश के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? कोलंबिया देश के द्वारा। अब देखिए कोलंबिया देश सरकार ने 80 दरियाई घोड़ों को मारने के लिए शब्द इथुनेसिया या इच्छा मृत्यु नाम दिया। क्यों? क्योंकि 1980 के दशक में एक ड्रग तस्कर था जिसका नाम था पाब्लो एस्कोबार। इसने अवैध रूप से जानवरों को दक्षिणी सूडान से मंगवाया था, ठीक है ना। और उसके मरने के बाद इसे अलग अलग चिड़ियाघर या दूसरे देशों में भेजा गया और इसकी जनसंख्या लगभग 250 के पास पार हो गई है और कोलंबिया सरकार ने इसे आक्रामक प्रजाति घोषित किया है जिससे जैव विविधता के लिए खतरा बताया है, ठीक है ना। इसीलिए सभी को मारने का आदेश कोलंबिया सरकार ने दी है। कोलंबिया की बात करें तो उसकी राजधानी बोगोटा है, मुद्रा कोलंबियाई पेसो है और भाषा क्या है? स्पेनिश है, ठीक है। तो इस तरह से कितने 80 दरियाई घोड़ों को मारने का दिया है आदेश कोलंबियाई सरकार ने। अब क्वेश्चन यहां पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नवजात शिशु के लिए किस बीमारी की पहली दवा की मंजूरी दी है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसके लिए? मलेरिया के इलाज के लिए दिया है, ठीक है ना। पहले मलेरिया का दवा जो बड़ों को दिया जाता वही बच्चों को भी दिया जाता था, लेकिन अब बच्चों के लिए नए दवा की मंजूरी दी है और ये कब हुआ है? 24 अप्रैल 2026 को, ठीक है ना। अगर मलेरिया दिवस की बात करें तो कब मनाई जाती है? 25 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है ना। अब शिशु को जिसकी वजन 5 केजी है उससे कम वाले के लिए अलग से मलेरिया दवा डेवलपमेंट करने का आदेश WHO ने दिया, ठीक है। अगर हम मलेरिया की बात करें तो ये संक्रामक बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से फैलता है और यह बीमारी मदा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है ना। जिसमें ठंड लगना, तेज बुखार, सर दर्द, उल्टी और पसीना होता है। तो कब किसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया के इलाज के लिए। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरे विश्व में पॉपुलर है और ये कब है? 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, इस मजदूर दिवस का थीम क्या था? स्वस्थ मनोसामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना, ठीक है ना। सबसे पहले 1980 और 1880-90 के दशक में श्रमिक आंदोलन हुआ था। कहाँ? अमेरिका में, लगभग 1886 ईस्वी में। पहले 15-15 घंटे काम कराया जाता था और सातों दिन, लेकिन इस आंदोलन के बाद रोजाना 8 घंटा निर्धारित किया गया और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी का अधिकार दिया गया, ठीक है ना। जो अभी वर्तमान में मिलता है सब इसी आंदोलन के देन है, ठीक है ना। कब मनाया था? 1 मई को। शुरुआत आंदोलन कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। अगला क्वेश्चन 28, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया था? 26 अप्रैल को। कब मनाया था? 26 अप्रैल को, ठीक है। 26 अप्रैल को इसका थीम क्या था? आईपी और खेल तैयार सु नया करे, ठीक है ना। बौद्धिक संपदा संगठन जो है उसका जो मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सीईओ कौन है? डैरन टैंग और स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को, ठीक है। तो ये आपका 28 क्वेश्चन था मई के पहले सप्ताह का, ठीक है ना। तो इसको आप पढ़िएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और इसके लिए धन्यवाद।